नमस्कार और स्वागत है इस विशेष विश्लेषण में। मैं बहुत उत्साहित हूं क्योंकि आज की जो चर्चा है ना, वो एक ऐसे विषय पर है जिसने दुनिया के सबसे महान नेताओं, बेहतरीन कलाकारों और अपने अपने क्षेत्र में शिखर पर बैठे सफल लोगों की जिंदगी को पूरी तरह से गढ़ा है। बिल्कुल। और ये एक ऐसा विषय है जिस पर बात करना आज के समय में बहुत जरूरी हो गया है। सही कहा। हम रॉबिन शर्मा की बहुचर्चित किताब द 5 AM क्लब के उन विचारों और सिद्धांतों पर बात कर रहे हैं जिन्होंने सुबह की दिनचर्या को देखने का नजरिया ही बदल दिया है। तो हमारा मुख्य उद्देश्य बहुत ही स्पष्ट है। हमें गहराई से ये समझना है कि सूरज उगने से ठीक पहले का वो पहला घंटा, मतलब सुबह 5 बजे से 6 बजे का समय, कैसे किसी भी इंसान की रचनात्मकता, उसकी उत्पादकता और मानसिक शांति को एक बिल्कुल नए स्तर पर ले जा सकता है। जी, लेकिन यहाँ ना सबसे पहले एक गलतफहमी को दूर करना बहुत जरूरी है। कौन सी गलतफहमी? अक्सर जब लोग सुबह 5 बजे उठने की बात सुनते हैं ना, तो उन्हें लगता है कि ये सिर्फ नींद से संघर्ष करने या किसी तरह अलार्म बंद करके बिस्तर से बाहर गिरने के बारे में है। हाँ, जैसे कोई सजा मिल रही हो। बिल्कुल। लेकिन ये चर्चा सिर्फ जल्दी उठने तक सीमित नहीं है। हम उन विशिष्ट कार्यों, उस सटीक दिनचर्या पर बात करने वाले हैं जो सुबह के उस पहले घंटे में किए जाने चाहिए। मतलब सिर्फ उठना काफी नहीं है, उस समय में क्या करना है वो मायने रखता है। एकदम सही। इसके पीछे पूरा एक विज्ञान है, एक मनोवैज्ञानिक ढांचा है जो ये साबित करता है कि दिन की वो पहली शुरुआत पूरे जीवन की दिशा कैसे तय कर देती है। तो ये नींद कम करने का कोई क्रैश कोर्स नहीं है, बल्कि खुद को एक बेहतर इंसान बनाने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया है ना? हाँ, 100%। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए उस कहानी से शुरुआत करते हैं जो इस पूरे विचार की नींव रखती है। स्रोत सामग्री में एक बहुत ही दिलचस्प कहानी दी गई है जिसमें 3 मुख्य किरदार हैं। वो कहानी असल में इन जटिल विचारों को बहुत सरल बना देती है। बिल्कुल। तो पहली किरदार है एक उद्यमी, एक बेहद सफल एंटरप्रेन्योर जिसने अपनी कंपनी खड़ी करने में अपनी पूरी जान लगा दी। लेकिन अब वो पूरी तरह से हताश और थकी हुई है। उसके अपने ही निवेशक उसकी कंपनी को उससे छीनने की साजिश कर रहे होते हैं। हाँ, हालात इतने खराब हैं कि वो मानसिक रूप से टूट चुकी है और जीवन खत्म करने जैसे भयानक विचार उसके मन में आ रहे हैं। और दूसरा किरदार कौन है? दूसरा किरदार है एक निराश कलाकार। इसके अंदर टैलेंट की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन वो अपने भटकाव, सोशल मीडिया की लत और टाल मटोल की आदतों की वजह से ना अपना सर्वश्रेष्ठ काम दुनिया के सामने नहीं ला पा रहा है। वो जानता है कि वो महान बन सकता है, लेकिन वो बस औसत काम कर रहा है। सही कहा। और फिर इन दोनों का सामना एक व्यक्तिगत विकास सेमिनार में एक अजीब से इंसान से होता है। और वो अजीब इंसान ही ना इस कहानी का टर्निंग पॉइंट है। वो देखने में किसी बेघर और गरीब व्यक्ति जैसा लगता है ना? बिल्कुल। उसके कपड़े फटे पुराने हैं, हाथ में एक सस्ती सी घड़ी है, लेकिन हकीकत में वो एक बेहद समझदार अरबपति है। अरे वाह! तो वो ऐसे कपड़े क्यों पहनता है? वो अपनी मर्जी से ऐसे साधारण कपड़े पहनता है ताकि वो दुनिया की दिखावटी चमक दमक से दूर रह सके। और यही अरबपति उनका गुरु बन जाता है। वो उन्हें मॉरिशस से लेकर भारत तक की एक लंबी यात्रा पर ले जाता है। और इसी यात्रा के दौरान वो सफलता का एक बहुत ही दिलचस्प 3 स्तरीय फॉर्मूला या 3 स्टेप सक्सेस फॉर्मूला सामने रखता है। ये फॉर्मूला ही वो पहली चाबी है जो महानता के दरवाजे खोलती है। लेकिन मैंने देखा है कि अक्सर लोग सीधे नतीजों पर छलांग लगाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आज काम शुरू किया और कल सफलता मिल जाए। और यही सबसे बड़ी गलती होती है। महानता कभी अचानक नहीं मिलती। इस 3 स्तरीय फॉर्मूले का पहला कदम है बेहतर जागरूकता या बेटर अवेयरनेस। अवेयरनेस मतलब अपने बारे में जानना। हाँ, हम इंसान अक्सर एक ऑटो पायलट मोड में जीते हैं। सुबह उठना, काम पर जाना, वापस आना और सो जाना। लेकिन जब ज्ञान और समझ बढ़ती है, जब किसी को ये एहसास होता है कि उसके भीतर क्या क्षमताएं हैं और दुनिया में क्या कुछ संभव है, तो वो साधारण सोच से ऊपर उठने लगता है। मतलब जागरूकता बढ़ने का अर्थ है अपने विचारों, अपनी कमियों और अपनी ताकतों के प्रति पूरी तरह से सचेत होना। बिल्कुल। और जब ये जागरूकता आती है तो स्वाभाविक रूप से दूसरा कदम उठाया जाता है, जो है बेहतर विकल्प या बेटर चॉइसेस। ये तार्किक लगता है। अगर इंसान को सही गलत की पहचान हो गई तो उसके फैसले बदलेंगे ही। एकदम सही। जब कोई इंसान चीजों को गहराई से समझने लगता है तो उसके रोजमर्रा के फैसले अपने आप बेहतर होने लगते हैं। समय कहाँ बिताना है, कौन सी किताबें पढ़नी है, किन लोगों के साथ उठना बैठना है, ये सभी चुनाव पहले से कहीं ज्यादा सटीक और उद्देश्यपूर्ण हो जाते हैं।
मतलब एक जागरूक इंसान अपना खाली समय व्यर्थ की गपशप में नहीं बल्कि कुछ नया सीखने में लगाएगा। और इसी कड़ी में जुड़ता है तीसरा कदम, बेहतर परिणाम या बेटर रिजल्ट्स, जो कि फाइनल आउटकम है। हाँ, जब कोई लगातार सही और बेहतर निर्णय लेता है तो उसका सीधा असर उसके काम पर पड़ता है और वही शानदार परिणाम लेके आता है। तो जागरूकता वो नींव है जिस पर बेहतर चुनाव की ईंटें रखी जाती हैं और फिर शानदार परिणामों की इमारत खड़ी होती है। बिल्कुल, बिना अपनी जागरूकता बढ़ाए सीधे परिणामों को बदलने की कोशिश करना वैसा ही है जैसे बिना बीज बोए फल की उम्मीद करना। ये फॉर्मूला सिखाता है कि सफलता कोई जादू नहीं बल्कि एक पूरी तार्किक प्रक्रिया है। इस पूरी प्रक्रिया को देखते हुए ना स्रोत से एक बहुत ही चौंकाने वाला विचार सामने आता है। उस अरबपति गुरु ने कहा है कि साधारण स्तर पर बहुत भीड़ है लेकिन असाधारण स्तर पर कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। ये लाइन अपने आप में बहुत गहरी है। सच में औसत काम करने वालों की दुनिया में वाकई भरमार है। वहां हर छोटी चीज के लिए गला काट प्रतियोगिता है। लेकिन अगर कोई खुद को उस एलीट या असाधारण स्तर तक ले जाता है जहां वो अपनी पूरी क्षमता का 100% इस्तेमाल कर रहा है तो वहां सड़कें बिल्कुल खाली हैं। वहां कोई ट्रैफिक नहीं है क्योंकि वहां तक पहुंचने की मेहनत हर कोई नहीं करना चाहता। और उस असाधारण स्तर तक पहुंचने के लिए केवल बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि अपने भीतर झांकना होता है। और यहाँ ना एक बहुत बड़ी बहस खड़ी होती है। कैसी बहस? आजकल इंटरनेट पर हर जगह माइंडसेट या मानसिकता की बात होती है। हर मोटिवेशनल स्पीकर सिर्फ माइंडसेट ठीक करने की सलाह देता है। तो क्या सिर्फ एक अच्छी सोच या सकारात्मक माइंडसेट ही किसी इंसान को महान बना सकता है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो सारी सकारात्मक किताबें पढ़ लेते हैं, दीवारों पर प्रेरणादायक कोट्स चिपका लेते हैं, लेकिन फिर भी उनका जीवन नहीं बदलता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सिर्फ माइंडसेट पर काम करना तस्वीर का केवल एक चौथाई हिस्सा है। ये बहुत अधूरा है। एक चौथाई? तो बाकी के 3 हिस्से क्या हैं? यहीं पर इस दर्शन का सबसे मजबूत हिस्सा सामने आता है। 4 आंतरिक साम्राज्य या 4 इंटीरियर एम्पायर्स। अच्छा। हाँ, माइंडसेट यानी हमारी मानसिकता। ये इन चारों में से सिर्फ पहला साम्राज्य है। ये हमारे विचारों, हमारे मनोविज्ञान और दृष्टिकोण से जुड़ा है। ये जरूरी है, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। तो दूसरा कौन सा है? दूसरा और सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाने वाला साम्राज्य है हार्ट सेट, यानी हमारी भावनाएं और हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस। हार्ट सेट का कॉन्सेप्ट सच में बहुत नया और आंखें खोलने वाला है। जरा सोचने वाली बात है, अगर किसी के दिमाग में दुनिया जीतने के विचार हैं लेकिन उसके दिल में पुरानी कड़वाहट, किसी के प्रति गुस्सा, दुख या नफरत दबी हुई है, तो क्या वो कभी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर सकता। एक बहुत अच्छी मानसिकता के साथ भी एक घायल या भारी दिल कभी किसी को उड़ान नहीं भरने देता। भावनाओं को साफ करना, पुराने घावों को भरना और उन लोगों को माफ करना जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई है, ये सब हार्ट सेट को मजबूत करने का हिस्सा है। सही बात है। हार्ट सेट के बिना माइंडसेट पबगू है। और इसके बाद तीसरा साम्राज्य आता है हेल्थ सेट या शारीरिक स्वास्थ्य। शरीर पर ध्यान देना। हाँ, और ये सबसे तार्किक और व्यवहारिक हिस्सा है। महान काम करने के लिए, अपने क्षेत्र में इतिहास रचने के लिए एक इंसान को लंबी उम्र और भरपूर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वो एक कहावत भी तो है ना, ज्यादा जिएंगे तभी तो दुनिया बदलेंगे। बिल्कुल। अगर कोई शारीरिक रूप से कमजोर है, लगातार बीमार रहता है या ऊर्जा की कमी महसूस करता है तो उसके सारे महान विचार और साफ भावनाएं धरी की धरी रह जाएंगे। शरीर को एक मजबूत, टिकाऊ और उच्च प्रदर्शन वाली मशीन बनाना ही हेल्थ सेट का मुख्य लक्ष्य है। और चौथा और आखिरी साम्राज्य है सोल सेट या आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता क्या इसका मतलब किसी धर्म से? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ आध्यात्मिकता को किसी धर्म से जोड़कर देखने की जरूरत नहीं है। ये अपनी आत्मा से जुड़ने, अपने अहंकार को किनारे रखने और दुनिया के लिए कुछ अर्थपूर्ण करने के बारे में है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी और हर वक्त बजते हुए स्मार्टफोन्स के डिजिटल शोर शराबे में इंसान खुद से पूरी तरह कट गया है। सही कहा। सोलसेट पर काम करने का मतलब है दिन में कुछ पल उस शांत अवस्था में बिताना जहां ये याद रहे कि हम इस दुनिया में सिर्फ पैसा कमाने या बिल भरने नहीं आए हैं, बल्कि कुछ ऐसा छोड़ जाने आए हैं जो हमारे जाने के बाद भी याद रखा जाए। जब माइंडसेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट और सोल सेट, ये चारों साम्राज्य एक साथ संतुलित होते हैं, तभी सही मायनों में एक अजय व्यक्तित्व का निर्माण होता है। एकदम सही। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस डिजिटल युग में जहां हर किसी के पास समय की कमी है, इन चारों साम्राज्यों को संतुलित और मजबूत कैसे किया जाए? यही तो सबसे बड़ा रहस्य है ना? हाँ, और यहीं पर
20-20-20 फॉर्मूला का प्रवेश होता है। 20-20-20 फॉर्मूला? यह कोई मनगढ़ंत या हवाई बात नहीं है, बल्कि दुनिया के सबसे महान लोगों द्वारा अनजाने में या जानबूझकर अपनाई जाने वाली एक परखी हुई रणनीति है। तो ये सुबह 5 बजे से 6 बजे के बीच के 60 मिनट का विभाजन है। हाँ, ये उन 60 मिनट का एक बहुत ही सटीक और वैज्ञानिक विभाजन है। इस 60 मिनट के विक्ट्री आवर या जीत के घंटे को समझना सबसे रोमांचक है। तो इसे 3 बराबर हिस्सों में बांटा गया है, हर हिस्सा 20 मिनट का। जी। तो पहला हिस्सा है 5 बजे से 5:20 तक का समय, जिसे मूव यानी व्यायाम के लिए रखा गया है। और इसमें नियम बहुत कड़ा है। जैसी अलार्म बजे, बिना कुछ सोचे, बिना फोन छुए, पसीना बहाने वाला व्यायाम करना है। पसीना बहाना मतलब अगर कोई सोचे कि क्या सुबह सुबह ध्यान या हल्की योगा नहीं की जा सकती, तो उसका क्या? योग या हल्की स्ट्रेचिंग अपनी जगह अच्छी है, लेकिन यहाँ शर्त पसीना बहाने की ही है। ऐसा क्यों? इसका कारण पूरी तरह से न्यूरोलॉजिकल है। सुबह सुबह जब गहन व्यायाम किया जाता है और पसीना बहता है तो मस्तिष्क में एक विशेष रसायन बनता है जिसे BDNF कहते हैं, यानी ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर। BDNF, तो ये रसायन करता क्या है? ये कोई साधारण रसायन नहीं है। इसे दिमागी विकास का खाद या फर्टिलाइजर माना जाता है। ये मस्तिष्क की क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत करता है और नई कोशिकाओं का निर्माण तेज करता है। अरे वाह! इसके साथ ही व्यायाम से डोपामाइन, जो हमें प्रेरणा देता है, और सेरोटोनिन, जो खुशी देता है, उसका स्राव बढ़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये उस कोर्टिसोल को कम कर देता है जो तनाव और डर पैदा करता है। ये तो सच में किसी जादुई दवा की तरह है। मतलब सोचिए, सुबह के 5:20 हो रहे हैं, दुनिया अभी खराटे ले रही है और कोई इंसान महज पसीना बहाकर अपने दिमाग की पूरी केमिस्ट्री बदल चुका है। वो पूरी तरह से फोकस और तनाव मुक्त हो जाता है। इसके बाद आता है दूसरा हिस्सा, 5:20 से 5:40 का समय, जिसे रिफ्लेक्ट यानी चिंतन कहा गया है। जी, व्यायाम से शरीर को जगाने के बाद ये समय शांति और एकांत का है। इस 20 मिनट का इस्तेमाल ध्यान लगाने, गहरी सांसें लेने या फिर जर्नलिंग मतलब डायरी लिखने के लिए किया जाता है। और मैं बता दूं, इस चिंतन वाले हिस्से में जर्नलिंग का महत्व बहुत गहरा है। जर्नलिंग कोई साधारण शौक नहीं है। तो ये क्या है? ये हमारे हार्ट सेट को शुद्ध करने का सबसे बेहतरीन वैज्ञानिक तरीका है। कैसे? जब कोई इंसान अपने विचार, अपनी चिंताएं, डर और निराशाएं, यानी हर वो चीज जो उसे अंदर से परेशान कर रही है, उसे डायरी के पन्नों पर उतार देता है, तो वो असल में उस दबी हुई नकारात्मक ऊर्जा को अपने शरीर और दिल से बाहर निकाल रहा होता है। एक तरह की भावनात्मक सफाई हो गई है। तो बिल्कुल, इसे इमोशनल रिलीज कहा जा सकता है। इससे विचारों में एक अद्भुत स्पष्टता आती है। दिन भर की आपाधापी शुरू होने से पहले ये 20 मिनट का ठहराव एक ऐसी मानसिक मजबूती देता है जिसे कोई भी बाहरी तूफान हिला नहीं सकता। कितना सुकून भरा लगता है ये सुनकर। और फिर आता है इस 60 मिनट के मास्टर प्लान का आखिरी हिस्सा, जो है 5:40 से 6 बजे का समय, जिसे ग्रो यानी विकास का नाम दिया गया है। हाँ, जब शरीर में ऊर्जा आ गई, दिमाग शांत हो गया, तो अब बारी है कुछ नया सीखने की। ये समय किताबें पढ़ने का है, किसी महान व्यक्ति की जीवनी पढ़ने का है, या फिर कोई ऐसा एजुकेशनल पॉडकास्ट सुनने का है जो कौशल को बढ़ाए। और यहीं पे एक बहुत ही दिलचस्प अवधारणा की चर्चा होती है जिसे 2x 3x माइंडसेट कहते हैं। 2x 3x माइंडसेट, ये क्या है? ये एक बहुत ही शक्तिशाली गणितीय दृष्टिकोण है। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि अगर कोई इंसान अपनी आय मतलब इनकम और समाज पर अपने प्रभाव यानी इम्पैक्ट को 2 गुना करना चाहता है, जो कि 2x है जी, तो उसे अपनी व्यक्तिगत शिक्षा, अपने कौशल और अपने पेशेवर विकास पर किए जाने वाले निवेश को तिगुना यानी 3x करना होगा। ओहो, मतलब प्रभाव 2 गुना करने के लिए सीखने पर तिगुना निवेश। बिल्कुल, ये निवेश समय का भी हो सकता है और पैसे का भी। जो इंसान जितना ज्यादा सीखता है वो आखिरकार उतना ही ज्यादा आगे बढ़ता है। ज्ञान ही वो मुद्रा है जो इस असाधारण स्तर पर काम आती है। तो 20 मिनट पसीना बहाना, 20 मिनट चिंतन करना और 20 मिनट ज्ञान अर्जित करना, ये 60 मिनट का निवेश किसी भी इंसान के पूरे दिन की दिशा तय कर सकता है। इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यहाँ एक व्यावहारिक सवाल खड़ा होता है। ये सब सुनने में तो बहुत प्रेरक लगता है, लेकिन क्या इसे असल जिंदगी में उतारना इतना आसान है? आसान बिल्कुल नहीं। वही तो, जब सर्दी की सुबह में 5 बजे अलार्म बजता है तो बिस्तर छोड़ना किसी सजा से कम नहीं लगता। क्या ये सबके बस की बात है? शुरुआत में तो ये किसी के लिए भी आसान नहीं होता,
और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। तो इसे आदत कैसे बनाया जाए? इस मुश्किल को समझने के लिए 66 डे नियम या द 66 डे मिनिमम को समझना बहुत जरूरी है। 66 दिन? लेकिन मैंने तो सुना था कि कोई भी आदत 21 दिन में बदल जाती है। वो एक बहुत पुराना और गलत मिथक है। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के एक व्यापक शोध के अनुसार किसी भी नई आदत को इंसान के न्यूरोलॉजिकल सिस्टम यानी दिमाग में पूरी तरह से बसने और स्वचालित होने में लगभग 66 दिन लगते हैं। अच्छा, तो ये 66 दिन कैसे काम करते हैं? इस 66 दिन की प्रक्रिया को 3 बराबर हिस्सों में बांटा गया है। पहले 22 दिन विनाश या डिस्ट्रक्शन के होते हैं। विनाश मतलब पुरानी आदतों का टूटना। हाँ, ये वो समय है जब दिमाग की पुरानी आदतें टूट रही होती हैं और ये दौर बहुत ही दर्दनाक और कठिन होता है। इसके बाद के 22 दिन इंस्टॉलेशन या स्थापना के होते हैं। ये दौर बहुत ही अस्त-व्यस्त और अराजक होता है। मतलब इंसान को लगता है कि कुछ भी सही नहीं हो रहा है, सब बिखरा हुआ है। बिल्कुल। और आखिरी 22 दिन इंटीग्रेशन या एकीकरण के होते हैं, जहां वो नई आदत दिमाग में गहराई से बैठ जाती है। इस प्रक्रिया को ऐसे भी परिभाषित किया जा सकता है कि कोई भी बदलाव शुरुआत में बहुत कठिन होता है, बीच में बहुत अस्त व्यस्त लगता है, लेकिन अंत में ये बेहद खूबसूरत हो जाता है। एकदम सटीक बात कही आपने। अगर कोई इंसान इन 66 दिनों की तकलीफ को बर्दाश्त कर लेता है तो वो ऑटोमेटिसिटी पॉइंट या स्वचालिता बिंदु पर पहुंच जाता है। स्वचालिता बिंदु? हाँ, इस बिंदु के बाद सुबह 5 बजे उठने के लिए किसी इच्छा शक्ति या विल पावर की जरूरत नहीं पड़ती। वो शरीर की प्राकृतिक घड़ी का हिस्सा बन जाता है। और सबसे मजेदार बात यह है कि जब सुबह उठने के लिए इच्छा शक्ति खर्च नहीं होती तो वो बची हुई इच्छा शक्ति दिन के दूसरे महत्वपूर्ण और मुश्किल कामों को पूरा करने के लिए आजाद हो जाती है। बिल्कुल, विल पावर भी तो एक सीमित संसाधन है ना। ये तो हुई सुबह के उस पहले घंटे की बात जिसे जीतकर दिन की शानदार शुरुआत की जा सकती है। लेकिन पूरे दिन उसी ऊर्जा और उच्च प्रदर्शन को कैसे बनाए रखा जाए, इसके लिए भी कुछ बहुत ही धारदार रणनीतियां बताई गई हैं। जैसे कि 1991 नियम है ना। हाँ, ये नियम सच में किसी के भी करियर को रातों रात बदल सकता है। ये ध्यान भटकाने वाली इस दुनिया में फोकस का सबसे बड़ा हथियार है। तो ये नियम क्या कहता है? इसका सीधा सा मतलब है कि अगले 90 दिनों तक जब कोई इंसान अपने काम पर जाता है तो वो अपने काम के पहले 90 मिनट सिर्फ और सिर्फ अपनी सबसे महत्वपूर्ण परियोजना यानी एक कोर प्रोजेक्ट को दे। पहले 90 मिनट सिर्फ एक काम? हाँ, उस 1.5 घंटे के दौरान कोई ईमेल नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई सहकर्मी से गपशप नहीं, सिर्फ एक काम पर लेजर जैसी एकाग्रता। जब कोई इंसान दिन के सबसे ऊर्जा युक्त 90 मिनट बिना किसी रुकावट के अपने मुख्य काम को देता है तो उसकी उत्पादकता साधारण लोगों की तुलना में कई गुना बढ़ी जाएगी। यह नियम इसलिए भी इतना असरदार है क्योंकि आजकल ज्यादातर लोग मल्टीटास्किंग के भ्रम में जीते हैं, जो असल में ध्यान को बांटने के अलावा कुछ नहीं करता। सही कहा। और इसी से जुड़ी हुई एक और बेहतरीन रणनीति है 60-10 मेथड। हाँ, ये भी बहुत काम की चीज है। अक्सर ऐसा माना जाता है कि बिना रुके 8-10 घंटे लगातार काम करने वाले लोग ही सबसे ज्यादा सफल होते हैं। लेकिन विज्ञान कुछ और ही कहता है। जी, बेहतरीन काम करने वाले लोग मैराथन धावकों की तरह एक ही धीमी गति से लगातार काम नहीं करते। वे स्प्रिंटर्स या तेज दौड़ने वाले धावकों की तरह काम करते हैं। तो 60-10 मेथड को कैसे लागू करें? इसका अर्थ है कि 60 मिनट तक बिना किसी बाहरी रुकावट के बहुत गहरी एकाग्रता के साथ काम करना और फिर अगले 10 मिनट के लिए पूरी तरह से काम से कट जाना। और ये 10 मिनट का ब्रेक फोन स्क्रीन देखने के लिए बिल्कुल नहीं है। एकदम नहीं। ये थोड़ा टहलने, ताज़ी हवा खाने, संगीत सुनने या बस आंखें बंद करके शांत बैठने के लिए है। ये ब्रेक इसलिए जरूरी है ताकि इंसान के चारों आंतरिक साम्राज्य, खासकर माइंडसेट और हार्ट सेट, फिर से चार्ज हो सकें। और काम के साथ साथ आराम के संतुलन को ट्विन साइकिल्स या जुड़वां चक्रों की अवधारणा के माध्यम से और भी गहराई से समझाया गया है। ट्विन साइकिल्स? हाँ, ये हाई एक्सीलेंस साइकिल यानी काम का अत्यधिक दबाव और डीप रिफ्यूलिंग साइकिल यानी पूर्ण विश्राम के बीच का एक लयबद्ध तालमेल है। इसे समझाने के लिए महान रूसी वेटलिफ्टर्स यानी भारोत्तोलकों का एक बहुत ही सटीक उदाहरण दिया गया है। सही याद दिलाया। जब खेल वैज्ञानिकों ने रूसी वेटलिफ्टर्स पर रिसर्च की तो एक चौंकाने वाला सच सामने आया। उनका रहस्य उनके लगातार वजन उठाने में नहीं था, बल्कि उनके आराम करने के तरीके में था। जीव विज्ञान का एक सीधा से नियम है कि मांसपेशियां तब नहीं बढ़ती जब जिम में उन पर भारी दबाव डाला जाता है, उस वक्त तो वो सिर्फ टूटती हैं। बिल्कुल, मांसपेशियां असल में तब बढ़ती हैं और मजबूत होती हैं जब उन्हें पूरी तरह से आराम दिया जाता है। और यही नियम हमारे दिमाग और हमारी रचनात्मकता पर भी लागू होता है।
महानता सिर्फ काम करने से नहीं आती, बल्कि काम और आराम के सही संतुलन से आती है। लेकिन यहाँ ना एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आ सकता है लोगों को। कैसा विरोधाभास? एक तरफ हम आराम और रिकवरी की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम सुबह 5 बजे उठने की वकालत कर रहे हैं। तो क्या सुबह जल्दी उठने का सीधा मतलब नींद में कटौती करना नहीं है? हाँ, कई लोगों का मानना है कि जो लोग इतिहास रचते हैं वो सिर्फ 3 या 4 घंटे ही सोते हैं। ये आज के समय का सबसे खतरनाक और गलत मिथक है। अच्छा। 5 AM क्लब का हिस्सा बनने का यह कतई मतलब नहीं है कि इंसान अपनी नींद से समझौता करे और दिन भर थकाहारा महसूस करे। नींद पूरी करना अनिवार्य है। तो फिर 5 बजे उठकर नींद कैसे पूरी होगी? दोनों बातों में तालमेल बिठाने का एक ही तार्किक तरीका है, रात को जल्दी सोना। स्लीप साइंस के अनुसार एक स्वस्थ वयस्क को औसतन 7.5 घंटे की नींद चाहिए होती है। 7.5 घंटे? हाँ, ये नींद 90 मिनट के 5 स्लीप साइकिल्स यानी नींद के चक्रों से मिलकर बनती है। अगर कोई रात 9:30 बजे सो जाता है तो वो आसानी से 5 बजे उठकर अपनी नींद पूरी कर सकता है। इस 7.5 घंटे की नींद के पीछे सिर्फ आराम ही नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा जैविक कारण भी छिपा है। बिल्कुल छिपा है। हमारे मस्तिष्क में एक पिट्यूटरी ग्रंथि होती है जो HGH यानी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का निर्माण करती है। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन? ये हार्मोन शरीर की मरम्मत, ऊतकों के विकास, त्वचा की चमक और दिमागी तेजी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसे युवावस्था का हार्मोन भी कहा जाता है। तो ये हार्मोन कब बनता है? विज्ञान साबित कर चुका है कि इस हार्मोन का लगभग 75% हिस्सा तब बनता है जब इंसान डीप स्लीप या गहरी नींद की अवस्था में होता है। मतलब अगर कोई पर्याप्त नींद नहीं ले रहा है तो वो अपने शरीर को उस रिकवरी से वंचित कर रहा है जो अगले दिन के बेहतरीन प्रदर्शन के लिए सबसे जरूरी है। सही बात है। नींद कोई विलासिता नहीं है, बल्कि उच्च प्रदर्शन की एक बुनियादी जरूरत है। तो अगर इस पूरे ढांचे को एक साथ देखा जाए तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। बिल्कुल साफ हो जाती है। रात को जल्दी सोना, बिना किसी स्क्रीन के 7.5 घंटे की गहरी नींद लेना, सुबह 5 बजे उठना और फिर उस जादुई पहले घंटे में 20-20-20 फॉर्मूले का इस्तेमाल करना, जिसमें पसीना बहाना, चिंतन करना और नया सीखना शामिल है। और फिर दिन भर 90-90-1 और 60-10 जैसे नियमों से अपने काम में गहरी एकाग्रता लाना। ये सब मिलकर एक ऐसा जीवन तैयार करते हैं जो किसी भी आम इंसान को असाधारण बना सकता है। ये महज मोटिवेशन नहीं है, ये एक पूरा का पूरा लाइफस्टाइल डिजाइन है। और इस पूरी यात्रा में सबसे अहम बात यही है कि रातों रात किसी चमत्कार की उम्मीद नहीं करनी है। ये लगातार अपनी जागरूकता बढ़ाने, अपने विकल्पों को हर दिन बेहतर बनाने और 66 दिनों के उस मुश्किल दौर से गुजरने का नाम है। और जब ये सब नियमित रूप से किया जाता है तो परिणाम इतने शानदार होते हैं जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए मैं एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक सवाल छोड़ना चाहूंगी जो इस पूरे दर्शन का सार है। जरा सोचने वाली बात है, जब भी कोई ऐसा काम सामने आता है जिसे करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा होता, जैसे कड़कड़ाती ठंड में सुबह 5 बजे रजाई से बाहर निकलना, तो असल में वही वो पल होता है जब उस काम को करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। सही कहा। क्योंकि जब कोई इंसान अपने आराम के दायरे यानी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है, तभी उसकी इच्छा शक्ति की मांसपेशियां असल में मजबूत होती हैं। वो पल जब अलार्म बजता है और दिमाग कहता है बस 5 मिनट और, वही वो आखिरी परीक्षा की घड़ी है जो ये तय करती है कि कोई इंसान साधारण और भीड़भाड़ वाली दुनिया का हिस्सा बना रहेगा या उस असाधारण शिखर की तरफ कदम बढ़ाएगा जहां कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। बहुत ही गहरी बात है ये। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही किताबों व विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।